इतिहास हम लोग जानते हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में पुर्तगालियों का आगमन जो भारत में हुआ था इसके बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग जानते हैं डच के बारे में। इसके बाद हम इंग्लैंड वालों के बारे में समझेंगे जो अंग्रेज आए थे, क्योंकि जो अंग्रेज आए थे उनका जो लंबी समय तक वो चलते रहेंगे, उनके बारे में हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं डच वालों के विषय में। क्या आप लोगों को जो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आकर यहाँ पे स्थापना अपना कर लिए थे, तो उनके विषय में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा इसी चैनल पे और आपको इस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो आपको उस पर मिलेगा आधुनिक भारत का, मात्र आधुनिक भारत का इतिहास जो आपको मिलेगा ये आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि आपको ये पढ़ना होगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास या फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है, उसमें आप लोग को पता होगा। लेकिन ये पर्सनल आपको आधुनिक भारत का इतिहास इसलिए बताया जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मतलब आ सकते हैं, किसी भी अगर जॉब के लिए आप जाते हो तो। इसलिए आप लोगों को मैं आधुनिक भारत का इतिहास में पुर्तगालियों का आगमन के विषय में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको डच का आगमन कैसे हुआ था इसके बारे में बताऊंगी। पहले एक बार आप लोग देख लीजिए कि पुर्तगाली किस तरीके से आए थे। इस विश्व के मैप के अनुसार आप लोग पूरे पुर्तगाल कहाँ, यूरोपीय कैसे किस तरीके से आए थे, यूरोपीय कंपनी का स्थापना किस तरीके से आए थे, यूरोप से लोग आए हुए थे, अलग अलग लोग आए हुए थे। जिस तरीके से अपने भारत में भी अलग अलग लोग हैं, मान लीजिए कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई कुछ इस तरीके से, तो वैसे ही हमारे ये जो यूरोप में लोग थे ये भी आए हुए थे भारत में। कोई पुर्तगाल वाले थे, कोई डच वाले थे, कोई इंग्लैंड वाले थे। इसी यूरोप में हर एक व्यक्ति हर एक देश से आए हुए थे, तो उन लोगों के विषय में हम लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए, भारत की बात करी जा रही है तो भारत में चाहे हम लोग जाति एक माने, लेकिन जैसे मान लीजिए भारत से सटा हुआ एक बांग्लादेश, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि नेपाल है, मतलब हम लोग एशिया में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, एशिया में जितने भी देश हैं, इन देश से कोई भी अगर जा रहा है तो एशियाई के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग जो यूरोप के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, यूरोप के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि पूरा कॉन्टिनेंट कितने हैं, मतलब पूरे महाद्वीप 7 हैं। इन 7 महाद्वीप में से हम लोग जो एशिया महाद्वीप में रहते हैं, लेकिन जो ये यूरोपीय कंपनी आ रहे हैं ये सिर्फ यूरोप से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? यूरोप से आ रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं? एशिया में हैं। तो ऐसे हमारा भारत कहाँ है? यहाँ पे है। किस तरीके से यूरोपीय आए भारत में? पहले क्या हड़प्पा सभ्यता से ही हो रहे थे? क्या चीज़ आपको बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता से ही व्यापार हो रहा था। हड़प्पा से ही, सिंधु सभ्यता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय से लेके और आज तक हम लोग व्यापार करते आ रहे हैं। तो जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो या मध्यकालीन इतिहास या फिर हम प्राचीन इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता से ही व्यापार हो रहे थे, भारत से व्यापार हो रहे थे, मतलब कि यूरोपियों से व्यापार हो रहे थे। तो इसके विषय में आप लोगों को तभी से तो पता होगा। फिर बाद में आए कौन? पुर्तगाल वाले, तो ये डायरेक्ट आ गए भारत में ना। यहाँ से लोग जाते थे वहाँ पे, यहाँ से जाएं व्यापार करने, वो लोग यहाँ आए व्यापार करने, ये सब आ गए धीरे धीरे, तो बसने के लिए आ गए, बहुत दिन तक रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने किसके बारे में समझा था? पुर्तगाल के विषय में। पुर्तगाल कब आए थे? 1498 में आए थे। कोची में इन्होंने एक कंपनी स्थापना किया था। कब किया था? 1503 में इन्होंने कर दिया था। ठीक है, यूरोपीय कंपनी का आगमन हो गया था भारत में। अब हम लोगों को पुर्तगालियों के विषय में देखने के बाद हम लोगों को डच के बारे में देखना होगा। किसके बारे में? डचों के बारे में। कैसे उन सबों का आगमन हुआ, कैसे आए। तो आप लोगों को देखो, 1498 में वास्को डिगामा आया था। कहाँ पे? भारत में। भारत में किस जगह पे? यहाँ पे है केरल। केरल के किस जगह पे आया था? केरल यहाँ पे है। और केरल के कोची में आया हुआ था कौन? वास्को डिगामा। तो इसके विषय में आप लोगों को तो समझ में आया होगा। अब हम लोग किसके विषय में देख लेते हैं? डचों के विषय में, क्योंकि पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया है ये पुर्तगाल के विषय में, क्योंकि कैसे आए, कैसे ब्राज़ील में जाकर के ये सब बस गए। अपने विश्व में 5वें स्थान पे ब्राज़ील है, तो ये ब्राज़ील में जाकर के बस गए। लेकिन ये जो डच आए हुए थे
ये इंडोनेशिया में जाकर के बस जाते हैं, क्योंकि वो अपना मुख्यालय वहीं पे बना लेते हैं। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। यहाँ पे ये नहीं रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुर्तगाल को अच्छा लगा था ब्राज़ील, उसी तरीके से डचों को अच्छा लगा कहाँ पे? इंडोनेशिया अच्छा लगा था। लेकिन आए थे तो कुछ व्यापार भी किए थे। ये आए थे डच वाले तो अपने, जैसे कि मान लीजिए कि डच में यूरोप में ये सरकार इनको भेजा था, सरकार के तरफ से आए थे ये अपना चलाने के लिए। लेकिन जो वास्को डी गामा आए हुए थे तो ये अपनी मर्जी से ये समुद्री रास्तों से आ गए थे। क्या वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था? नहीं किया था। क्या ये समुद्री रास्तों का खोज करते हुए भारत में पहुंच गए थे? ठीक है, तो ये तो आए थे कि हम चलते हैं यहाँ पे व्यापार करने के लिए, लेकिन ये सब आए थे तो ये मर्जी से आए थे अपने, जैसे कि सरकार भेजती है कि आप जाओ यहाँ पे आप ही व्यापार करो। क्योंकि जब देखा गया कि पुर्तगाल वाले आए और अपने जितने भी मसाला का व्यापार करते थे यहाँ पे लोगों को बेचते थे, देते थे, तो इनको भी पता चला कि वहाँ पे बहुत सस्ता चीज़ मिलता है। अब जैसे कि वास्को डी गामा गया 60% पे, यानी कि एक्स्ट्रा इसकी कमाई होने लगी। यहाँ पे बहुत कम दाम में खरीदा और वहाँ पे ज़्यादा पे बेचा। अब ये सब देखने लगे तो डच वाले इसी कारण आ गए कि हम चलते हैं वहाँ पे, हमें भी मुनाफा होगा, हम भी वहाँ पे जाएंगे। तो इसी देखते देखते डच वाले आए थे। इनको आने का कोई ऐसा नहीं मकसद था कि हम जाएंगे वहीं पे। इनको तो अच्छा लग रहा था इंडोनेशिया, सोच नहीं रहे थे कि हम लोग यहाँ पे, दक्षिण एशिया में इनको बहुत अच्छा लगता था। ये सोचते थे कि हम वहीं पे जा कर के रहें, ये नहीं चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे रहें। तो डचों ने अपना जो मुख्यालय बना लिया था वो कहाँ? इंडोनेशिया में बना लिया था। कोरोमंडल तट को ये व्यापार का आधार मान लिए थे। कहाँ पे था? यहाँ पे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इधर साइड इनको अच्छा ही लगता था। ठीक है, दक्षिण एशिया में इनको इधर ही साइड अच्छा लगता था। सोचते थे कि हम इधर ही रहें, मतलब कि और कहीं, चाहे अफ्रीका में या फिर कहीं भी नहीं गए। देखो ब्राज़ील तो चला गया था ये पुर्तगाल वाले, लेकिन ये नहीं गया डच वाला। तो ये कोरोमंडल तट को व्यापार का अपना आधार मान लिया था इस जगह पर। ठीक है, इसको मुसलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री बना लिया था 1605 में। अब आया कब था? 1602 में। डच आए कब थे भारत में? 1602 में। देखो इंग्लैंड के बारे में आप लोग समझना, आए तो इंग्लैंड पहले थे 1599 में, लेकिन इनके बारे में आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पहले हम लोग डच वाले के बारे में समझ लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बारे में समझना आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन तक ये सब यहाँ पे राज किए थे, तो उनके विषय में तो हमें जानना ही ज़रूरी है। ठीक है, डचों ने भारतीयों के जो वस्त्र बना रहे थे उनका भी ये सब ध्यान दिए और उसका भी प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए थे। नहीं तो कोई भारतीयों के वस्त्र के बारे में जानता ही नहीं था। ज़्यादातर उपयोग कौन करता था? डच वाले किए थे। इसको बेचना, व्यापार करना, ये सब भी ये डच वाले ही करते थे। ठीक है, डच वाले ने क्या किया कि अब डच वाले को लगा कि हम लोग यहाँ पे तो हैं, लेकिन अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि ये रहें, ये यहाँ से चले जाएं। अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे कि डच यहाँ पे रहे, और अंग्रेज़ चाहते थे कि ये चले जाए। तो इन दोनों में युद्ध हुआ, यानी कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1759 में। 1759 में इनका वेदरा का युद्ध हुआ था। इस वेदरा के युद्ध में दोनों में संधि हो गया और कहे कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम लोग जा रहे हैं, हमें वैसे ही यहाँ पे पसंद नहीं है, हमें भारत में नहीं रहना है, हम इंडोनेशिया जा रहे हैं, हम उधर ही अपना साइड जा कर के बसेंगे, हमें दक्षिण एशिया पसंद है, हम उधर साइड रहेंगे, हम इधर नहीं रहेंगे। जिस तरीके से पुर्तगाल वाले, देखिए पुर्तगाल वाले किस तरीके से चले गए, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करने लगे थे, ईसाई धर्म मनवाने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पसंद भी नहीं था, इसलिए वो चले गए। लेकिन डच वाले कैसे चले गए? दोनों में युद्ध हो गया, समझौता हो गया, यानी संधि हो गया। जो संधि होता है उसे हम लोग समझौता कहा जाता है। तो जो वेदरा का युद्ध हुआ था इसमें समझौता हुआ और डच चले गए, तब भारत में वो नहीं रहे। इसके बाद आता है कौन? अंग्रेज आते हैं। इनके बाद अंग्रेज़ों की कहानी आप लोग को समझना होगा। देखिए डेनमार्क वाले भी आए थे, लेकिन डेनमार्क वाले अपनी कंपनी ट्रंकेवार में बनाया था, लेकिन अंग्रेज़ इनसे ख़रीद लिए, कहे कि इनसे ख़रीद लिए, ये भी चले गए। मेन यहाँ पे फ्रांसीसी का जो युद्ध होता है अंग्रेज़ों का, ये कर्नाटक में कर्नाटक आंग्ल युद्ध आप लोगों को मतलब जानना होगा आगे चल कर के, क्योंकि यहाँ पे नहीं, अभी तो यहाँ पे सिर्फ यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था इसके विषय में आपको बताना
है और बता रही हूँ मैं इसी के बारे में। तो अंग्रेज़ क्या किए थे, अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों के विषय में आपको समझने के लिए पूरी बहुत लंबी वीडियो होती जाएगी, इसमें आपको समझना होगा। बस आपको पहले डच के विषय में बता दी, यूरोपीय कंपनी किस तरीके से पुर्तगाली आए, ये भी आए और डच वाले भी आए। डच वाले चले गए कहाँ पे, इंडोनेशिया में। पुर्तगाल कहाँ चले गए, ब्राज़ील में। ये तो दोनों आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको अंग्रेज़ के विषय में समझना होगा। अंग्रेज़ भी पहले से आए थे, डच से पहले आए थे। देखिए डच कब आते हैं, 1602 में, लेकिन अंग्रेज़ आ गए थे 1599 में। और 1599 में अपना ये कंपनी का स्थापना कर लिया था सूरत में। लेकिन इनको इसमें जितने सदस्य थे, सदस्य की जो मात्रा थी इसमें 217 सदस्य थे पूरे टोटल। इतने से लोग अपनी कंपनी को चलाना स्टार्ट सोच रहे थे कर दें। तो 31 दिसंबर 1600 में एक चार्टर पेश किया गया और एक महारानी थी जिस महारानी का नाम था एलिजाबेथ। इन्होंने कहा था कि देखिए आप जाइए व्यापार, सिर्फ आप व्यापार करने के लिए जाइए, व्यापार करने के लिए जाइए, वहाँ पे सिर्फ 15 साल ही आपको व्यापार करना है। अंग्रेज़ों से बोली वहाँ की महारानी कि आप लोग जाइए, लेकिन मात्र आपको भारत में जाकर के 15 साल तक ही व्यापार करना है, उसके बाद आप लोगों को फिर वापस चले आना है। लेकिन अंग्रेज़ ढीठ आए रहे, लेकिन इतने दिन तक नहीं रहे वो, और आगे बढ़ते गए। कम दिन तक वो नहीं रहे, धीरे धीरे ये और आगे दिन खींचते गए। ठीक है, क्योंकि इनको भैया एक मैग्ना कार्टा मिल गया था। जिस तरीके से एक होता है ना पत्र, जैसे कि हमारे संविधान का जो भाग 3 है, उस भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि उसको तो हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं, लेकिन उसको यूरोप में, इंग्लैंड में उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जो अधिकार देने वाला जो पत्र होता है ना, वहाँ पे अधिकार देने वाले पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया था। इंग्लैंड में राजा ने दिया था। इसी तरीके से ये जो फर्रुखसियर थे ये भी इनको दे दिए थे। तो किस तरीके से दिए थे, कौन कौन आया था, ये आप लोग अभी समझिए। तो महारानी ने क्या कहा था कि 15 साल तक आप लोग क्या करना, जाकर अनुमति इतने दिन के लिए दे दिया था कि आप जाइए, आप लोग जाइए यहाँ पे और व्यापार करिए और आप लोग वापस आ जाइए 15 साल के बाद। तो इनकी जो कंपनी बनी हुई थी, कंपनी तो पहले ही स्थापित हो गई थी 1599 में, लेकिन जो चार्टर पेश किए गए थे ये 1600 में। ठीक है, जिस तरीके से कि अब आपको चलाना होगा। 1608 में टॉमस एल्वर्ड ने कहा, इसके अधीन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कंपनी का स्थापना कर दिए। एक राजा थे जिसका नाम था जेम्स। इन्होंने अपने एक मतलब मान लीजिए कि होते क्या है कि इनके साथ में रहने वाले, काम करने वाले, तो उनको ये भेज दिया था हॉकिम हेक्टर को। इन्होंने 1609 में इसे भेजा और कहा कि आप जाइए। देखिए, कोई भी कंपनी खोलने के लिए उस देश से पहले परमिशन लिया जाता है। किसी भी कंपनी खोलने के लिए या कोई काम करने के लिए परमिशन लिया जाता है। इसलिए इस परमिशन के लिए इसे भेज दिया गया था कि आप जाइए, वहाँ का देखिए कि वहाँ का राजा कौन है, शासक कौन है, जिससे आप परमिशन ले लीजिए कि ये कंपनी हम लोग खोल सकते हैं या नहीं। तो उस समय जहांगीर था, तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा हॉकिंस और कहा कि हमें जेम्स ने भेजा है और हम यहाँ पे कंपनी स्थापना करना चाहते हैं, स्थापित अपना। ये जो सूरत में कंपनी स्थापित किया गया था, तो इसको जहांगीर ने ही इजाज़त दिया था। लेकिन उस समय डच वाले भी थे, ये लोग कह रहे थे कि ना, इसे आप ना रखिए। पुर्तगाल वाले थे, कह रहे थे इसे ना रखिए, ये सही नहीं है, इसे न रखिए। ऐसे कहते कहते उस कंपनी को रद्द कर दिया गया था। जो कंपनी बनाई गई थी उस कंपनी को कह दिया गया कि ये रद्द कर दिया जाएगा, ये आप लोग यहाँ पे कंपनी नहीं खोल सकते हो। लेकिन 1611 में फिर ये वापस चला गया। देखो, 9 में आया ही जहांगीर के दरबार में हॉकिंस और 1611 में वापस चला जाता है। लगता नहीं है कि इन सब अपना कंपनी ये खोल पाएंगे,
क्योंकि इजाज़त लेने के बाद ही कंपनी ये खोल सकते हैं। 1615 में टॉमस रो आता है, ये भी जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, ये भी परमिशन लेता है, लेकिन ये बहुत जगहों पे ये अपनी कंपनी खोलना स्टार्ट कर देता है। बहुत जगहों पे, कुछ नगरों में अपनी कंपनियां ये चालू कर देता है। जहांगीर ने इजाज़त दे दिया, लेकिन इजाज़त देने के बाद नहीं कहते हैं कि एक होता है कि जिस तरीके से आपको अधिकार दे दिया जाए किसी चीज़ का अधिकार। इसीलिए 1717 में फर्रुखसियर जो था, ये मुग़ल साम्राज्य का एक राजा था, मुग़ल वंश का राजा था। ये बहुत भारी बीमार पड़ा हुआ था, बहुत बीमार पड़ा और ये ठीक नहीं हो रहा था, थोड़ा सा भी ये ठीक नहीं हो रहा था। तो एक अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ यानी डॉक्टर, वो डॉक्टर था, जो अंग्रेज़ था वो डॉक्टर था, जिसका नाम था हैमिल्ट था। इसने क्या किया कि इसने कहा कि हम चलते हैं राजा साहब का इलाज करने के लिए। और इसने गया, उस मतलब जो फोड़े फुंसी होते हैं बहुत बड़े बड़े, ऐसे मतलब बीमार टाइप बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उस पर उसने सर्जरी कर दिया और कहा कि आप ठीक हो जाओगे। और वो ठीक हो गया। फर्रुखसियर मुग़ल वंश का शासक था। भाई किसी बादशाह को बीमारी लग जाए, वो ठीक ना हो, और वहाँ पे इतने लोग थे, कोई ठीक भी नहीं कर रहा था, लेकिन ये अंग्रेज़ ठीक कर दिया। तब इसने समझा कि ये बहुत बढ़िया है, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जैसे नहीं होता है क्या वरदान मांगो, क्या चाहते हो आप। तो इसी तरीके से इसने कहा कि क्या मांग रहे हो, क्या मांगना चाहते हो आप। तो इसने कहा कि कुछ नहीं, हम लोगों को अधिकार दे दीजिए, हम अपना कभी कंपनी खोल सकें, हम यहाँ पे रह सकें, हम व्यापार कर सकें। तो इस फर्रुखसियर ने ही 1517 में, 1515 लिखा है नहीं, 1517 में एक अधिकार दे दिया, अधिकार पत्र दे दिया, जिसे कहा गया मैग्ना कार्टा। इसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। अब इसी मैग्ना कार्टा के अनुसार अधिकार अगर पूछा जाए आपसे कि किसने अधिकार दिया था, किसने अधिकार दिया था? फर्रुखसियर ने। अंग्रेज़ों को फर्रुखसियर ने ही दिया था अधिकार कि आप जाइए, आप अपना कंपनी कहीं भी खोल के चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बंगाल में बहुत सारे बंगाल में आए थे। प्लासी का युद्ध आप लोग जानते हो, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब जो युद्ध हुआ था इन सबों के कारण हुआ था, क्योंकि अधिकार दे दिया गया था। तो ये हर जगह अपना अधिकार जमा लिए थे, लोगों को कुछ सोचते समझते नहीं थे, तब ये अधिकार इनको मिल गया था। तो इस अधिकार को कहा गया था मैग्ना कार्टा। इस फर्रुखसियर ने इसे अधिकार दे दिया था। और देखो ये बहुत लंबी वीडियो है, यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट कर दी। यहाँ मैग्ना कार्टा 1717 वाला, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। यहाँ तक तो आप लोग कंप्लीट समझ गए होंगे। देखिए पुर्तगाली के विषय में और डच के विषय में, जो इंग्लैंड वाले हैं इनके विषय में बताते जा रही हूँ। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।